तो देखो, जो मादा है उसके जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और कुछ बाह्य जननांग, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, सर्विक्स है और यूट्रस है। और ग्रंथियां बारथोरिन ग्रंथियां होती हैं। और बाह्य जननांग को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है? बलवा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? बलवा बोल दिया जाता है। बताइए, जो यूट्रस होता है, बोले तो क्या गर्भाशय है। गर्भाशय के हम और किस किस नामों से उसको जाना जाता है? गर्भाशय को ही बोला जाता है यूट्रस, गर्भाशय को ही बोला जाता है बुंब, गर्भाशय को ही बोला जाता है हिस्ट्रा और गर्भाशय को ही बोला जाता है मैट्रियम। गर्भाशय की कितनी दीवार होती हैं? 3 दीवारें। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, दोनों के बीच में मायोमेट्रियम। सबसे मस्कुलर लेयर, सबसे पेशीय स्तर कौन सा होता है? मायोमेट्रियम। सबसे आंतरिक स्तर कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। ऐसा कौन सा स्तर होता है जिसमें मासिक चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं? एंडोमेट्रियम है। ऐसा कौन सा स्तर होता है जिसके में प्रसव प्रक्रिया के दौरान तीव्र संकुचन होते हैं? मायोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होता है वो कैसा लेयर होती है? थिन लेयर होती है, सबसे बाहर पाई जाती है, सबसे बाहर पाई जाती है। तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद में जो अंडाशय होता है, कौन होता है? अंडाशय। इनका जो नंबर होता है कितने होते हैं? 2 होते हैं। निचले उदरगुहा में पाए जाते हैं या फिर उदरगुहा के दोनों साइड में एक एक पाए जाते हैं। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? कितने? फिक्स नहीं होता है। वैसे अपन बोल सकते हैं कि हर महीने एक साइड की ओवरी एक अंडाणु रिलीज करती है, जो कि सेकेंडरी oocyte होता है। अब ये जो अंडाशय होता है, बताइए, ये श्रोणि भित्ति से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे? कौन से लिगामेंट से? ब्रॉड लिगामेंट से। और यही अंडाशय यूट्राइन कैविटी मतलब गर्भाशय की भित्ति से भी जुड़ा हुआ रहता है। किसकी हेल्प से? ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से। ये जो अंडाशय होता है, कौन होता है? अंडाशय। वो मादा का प्राथमिक जननांग है या फिर द्वितीयक? क्या ये मादा का मुख्य जननांग है कि सहायक? क्या ये मादा का एसेंशियल जननांग है कि एसेसरी? एसेंशियल। एसेसरी नहीं है, एसेंशियल है, आवश्यक है, सहायक नहीं, आवश्यक। ओके। नहीं, वो अंग नहीं है, वो एक क्या है? कैरेक्टर है, लक्षण है। ये बता दिया था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, क्या बता दें? वो बता दूं? वो बता देता हूँ। ये देखो, ये है गर्भाशय। अरे हंसने की क्या बात है? ये क्या है? गर्भाशय है। गर्भाशय के निचला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है ग्रीवा या फिर सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोला जाता है। अब देखो, ये जो है अपन ने बोला था कि जो वेजाइना है, जो कौन है? योनि है, इसका जो माध्यम होता है, इसका जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है। लेकिन फिर भी मैंने साथ के साथ ये बता दिया था कि वेजाइना में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, और जब तक कोई ग्रंथि नहीं है तो वो सीक्रेट करने वाला कोई सब्सटेंस नहीं है, तो फिर इसका माध्यम अम्लीय कैसे हुआ? तो फिर मैंने बताया था कि जो ऊपर पाया जाता है क्या? सर्विक्स वाले पार्ट में क्या ये म्यूकस के वलन पाए जाते हैं, म्यूकस की फोल्डिंग पाई जाती है, जिनका नाम क्या होता है? आर्बर बीटे यूट्राइन होता है। क्या होता है? आर्बर बीटे यूट्राइन होता है। ये क्या रिलीज करते हैं? ग्लाइकोजन। कौन सा जन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पे आ जाएगा? वेजाइना में। यहाँ पे पाए जाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करवा देते हैं? लैक्टिक एसिड में। और उसके नाम में ही एसिड आ रहा है, तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, अपन ने यूट्रस के बारे में बता दिया है, फेलोपियन ट्यूब के बारे में नहीं बताया है, तो मैं बता देता हूं। आगे हम बात करेंगे किसकी? फेलोपियन ट्यूब की। किसकी करेंगे? फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब को बोला जाता है ओविडक्ट। इसको बोला जाता है डिंबवाहिनी या फिर ओके। बताइए, ये जो होती है इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला जो भाग होता है उसको बोल दिया जाता है इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम जो वाला भाग होता है वो किसके पास में पाया जाता है?
अंडाशय के पास में। और देखो इस इन्फंडिबुलम में या फिर इस इन्फंडिबुलम के किनारों पर, किस पर, किनारों पर, किस पर, किनारों पर झालर पाई जाती है, फिम्बरी पाई जाती है। और इसका काम क्या होगा भाई? हैं? हाँ, इसका जो झालर है ना, इसका काम होता है सेकेंडरी oocyte को रिसीव करना। अच्छा ये बताओ, जो सेकेंडरी oocyte है इसका उत्सर्जन अंडोत्सर्ग के बाद होगा कि पहले होगा? अंडोत्सर्ग के। तो मैं अगर मैं पूछूं कि ये जो झालर होती है ये सेकेंडरी oocyte को रिसीव करती है बिफोर ओव्यूलेशन कि आफ्टर ओव्यूलेशन? कॉमन सेंस की बात है ना भाई, जब तक ये रिलीज नहीं होगा कैसे रिसीव कर लेगी? और रिलीज कब होगा? ओव्यूलेशन पे। तो इसको बाद में रिसीव करेगी कि पहले रिसीव करेगी? बाद में करेगी। तो सेकेंडरी oocyte को रिसीव करना कब? ओव्यूलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद। अंडोत्सर्ग क्या होता है? द्वितीयक oocyte का अंडाशय से रिलीज होना। ठीक, क्या बोलेंगे? अंडोत्सर्ग। उत्सर्ग, अंड का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन या फिर अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो पहला पार्ट हो गया भाई। अब है दूसरा पार्ट, उसको बोला जाता है एम्फुला। फूला फूला एम्फुला। ये जो एम्फुला वाला पार्ट होगा इस अपन बोलेंगे कि ये जो इन्फंडिबुलम है वो एक फूले हुए पार्ट में ओपन हो जाता है। किसमें? इन्फंडिबुलम एक फूले भाग में खुलता है, जिसको क्या बोल दिया जाता है? एम्फुला। क्या बोल देंगे? एम्फुला। और यही तो क्या है? निषेचन का स्थल है। कहां पे होगा निषेचन? एम्फुला में होगा। तीसरा, कौन सा भाग है तीसरा भाई? इस्थमस। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं क्या कि ये जो एम्फुला होता है आगे चलकर किसमें ओपन होगा? भाई एम्पुला तो फूला फूला था, और जो इस्टमस से थोड़ा सा संकरा पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है। एम्पुला एक सकरे भाग में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? इस्टमस। पर बताओ ये अब इस्टमस किससे जुड़ता है आगे? इस्टमस यूट्रस या फिर जुड़ा हुआ रहता है। ये बात हो गई है किसके बारे में? फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अरे समझ गए क्या भाई? ये है फेलोपियन ट्यूब के बारे में। गर्भाशय के बारे में बता दिया है, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया है, अंडाशय के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब एक और बात, ये तुमने नोट कर लिया था कि? ठीक है। अभी जो गर्भाशय है, गर्भाशय खुलता किसमें है आगे? वेजाइना में। लेकिन किसके थ्रू खुलेगा? सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, गर्भाशय आगे एक कैनाल जिसका नाम होता है सर्वाइकल कैनाल के द्वारा किसमें खुलेगा?
योनि में खुलता है। अब एक नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं अभी सुना देता हूं। हाँ, बर्थ कैनाल, जिसको बोला जाता है जन्म नाल। ठीक है, तो बर्थ कैनाल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सी? एक तो योनि और एक सर्विक्स। सर्विक्स प्लस वेजाइना बराबर जन्मनाल या फिर बर्थ कैनाल होती है। समझ गए बात को? ठीक है, तो देखो यूट्रस भी हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब भी हो चुका है, अंडाशय भी हो चुका है, और सर्विक्स और वेजाइना के बारे में बता दिया है। अगर अपन बात करते हैं थोड़ी सी और किसके बारे में, वेजाइना के बारे में। ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। फाइब्रो का मतलब रेशेदार, मस्कुलर मतलब पेशी है, और ट्यूब मतलब नलिका। अच्छा, इसमें कोई ग्रंथि मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो कैसी होती है ये? ग्रंथिल होती है, जिसको बोला जाता है डिवॉइड। जैसे अपन ने एक नाम सुना होगा ना, अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, मतलब कि कोई भी चीज एब्सेंट है। वैसा ही उसका दूसरा नाम होता है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब एब्सेंट। इसको बोला जाता है डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। इसमें ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, और जब तक ग्रंथियां अनुपस्थित है तो आपको पता है कोई भी सीक्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और वेजाइना के बारे में अपन और बात करते हैं कि यह मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो वो कहां से पास ऑन होता है? इस वेजाइनल ओपनिंग से तो होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए पथ प्रदान करता है। और अभी एक और बात बताए थे क्या, जन्मनाल। तो ये जन्मनाल का हिस्सा भी तो है। बर्थ कैनाल, ठीक है भाई, ये बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में? वेजाइना के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी? बाह्य जननांगों की। किसकी बात करेंगे? बाह्य जननांगों की। तो देखो बाह्य जननांग में कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो आ जाता है मॉन्स प्यूबिस। कौन सा? मॉन्स प्यूबिस। फिर है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्लाइटोरिस, और वेस्टिब्यूल। ठीक है, इनके बारे में। ये वाला पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस। कौन सा वाला पार्ट है ये? मॉन्स प्यूबिस है। कौन सा वाला पार्ट है भाई? मॉन्स प्यूबिस है। अब ये जो मॉन्स प्यूबिस है, इसी के जस्ट नीचे पाया जाता है लेबिया मेजोरा। क्या पाया जाता है भाई? लेबिया मेजोरा पाया जाता है। इसी लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे पाया जाता है लेबिया माइनोरा। क्या पाया जाता है? लेबिया माइनोरा। और इसके बीच में जो एक कैविटी पाई जाती है ना, उस कैविटी का ही तो नाम क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। और इसी वेस्टिब्यूल में देखिए क्या क्या चीजें पाई जाती है। वेस्टिब्यूल में पाई जाती है एक तो वेजाइनल ओपनिंग, और एक पाई जाती है यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइना की ओपनिंग और यूरेथ्रा की ओपनिंग पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको जब नर में पढ़ा रहा था, तो नर में दोनों के लिए कॉमन पाथवे था, स्पर्म भी उधर से ही जाएगा और यूरिन भी उधर से जाएगा, लेकिन मादा में इन दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है। ठीक है, और यहीं पे अभी एक बताओ, एक नाम अपन ने पढ़ा था हाइमन।
हाइमन किसकी ओपनिंग पे पाया जाना चाहिए, यूथरल ओपनिंग के वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग पे, तो यहाँ पे पाया जाता है हाइमन। और ग्रंथि का क्या नाम था, बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भाई, बार्थोलिन। ठीक है, ये क्या हो गया है, मॉन्स प्यूबिस। ये वाली है लेविया मेजोरा, ये है लेविया माइनोरा। ये पूरी पूरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वेस्टिब्यूल है। क्या है, वेस्टिब्यूल। अब देखो ये जो लेविया माइनोरा है, कौन है, लेविया माइनोरा, वो ऊपर की साइड में भी फ्यूज हो रहा है और नीचे की साइड में भी फ्यूज हो रहा है, मतलब जंक्शन बना देता है। तो ये जो अपर साइड में जब फ्यूज हो जाता है, इस फ्यूज वाले स्ट्रक्चर को ही बोल दिया जाता है क्या, क्लाइटोरिस। क्या बोल दिया जाता है, क्लाइटोरिस। और जब ये नीचे फ्यूज होता है तो इसको बोल दिया जाता है फोर्चिट। क्या बोल दिया जाता है, फोर्चिट। याद नहीं रखना। ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर उसको क्या बोल दिया जाता है, क्लाइटोरिस। नीचे वाले जंक्शन को क्या बोल दिया जाता है, फोर्चिट बोल दिया जाता है। ये बीच में जो कैविटी बन गई है, स्पेस बन गया, उसको क्या बोल दिया जाता है, वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल में देखो किस किस चीज की ओपनिंग्स है। एक तो ये ओपनिंग, इसको ओपनिंग क्या बोला जाता है, यूरेथ्रल ओपनिंग। ये वाली जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग। और ये जो ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथि है भाई, ये बार्थोलिन ग्रंथि। और ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग का नाम क्या है, हाइमन है। अच्छा एक बात बताइए, इस हाइमन ने इस वेजाइनल ओपनिंग को कंप्लीटली कवर कर रखा है क्या, कि पार्शली कवर कर रखा है, पार्शली कवर कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो मंच पीविस वाला पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा है भाई, मॉन्स प्यूबिस। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, जुगन। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। ये जो है यहाँ पे एस भी आ जाता है और कई बार सी भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है। अब मॉन्स प्यूबिस, एक बात बताइए, आप सबने 11th क्लास पढ़ रखी होगी, वहां पे आपने मूवमेंट और लोकोमोशन, गमन में चलन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कंकाल तंत्र वाला। वहां पे आपने श्रोणी मेखला और अंश मेखला के नाम सुने होंगे। अंश मेखला ये वाली होती है, श्रोणी मेखला ये वाली होती है। तो जो श्रोणी मेखला होती है वो कितनी होती है, दो होती है। अंश मेखला कितनी होती है, चार होती है। ठीक है, यही पढ़ा था ना। तो श्रोणी मेखला में जो दो बोन होती हैं, वो तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती हैं। कोई बता सकता है उन तीन बोन का नाम क्या होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और वहीं से रिलेटेड कभी आपने एक नाम सुना होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सुना है क्या नाम, देखो होता क्या है, ये प्यूबिक बोन और ये भी प्यूबिक बोन है, दो बोन होती है, तीन बोन के फ्यूजन से ये भी प्यूबिक बोन और ये भी प्यूबिक, ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो जहां पे ये जुड़ जाती है उसको क्या बोल दिया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस है ना, कौन सा प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ये इस प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर ही पाया जाता है। नीचे क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके ऊपर ही क्या है, ये मॉन्स प्यूबिस पाया जाता है। तो पहले तो ये लिखते ही होता क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। वसीय ऊतकों की एक गद्दी, ये गद्दीनुमा संरचना होती है। किसके ऊपर पाई जाती है भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यह pubic hairs and
स्किन बोले तो त्वचा से घिरी रहती है। तो मोस्ट प्यूबिस के बारे में आपको तीन बातें याद रखनी है। एक तो क्या है, ये वसी ऊतकों की गद्दीनुमा संरचना होती है। किसके ऊपर पाई जाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर। और ये प्यूबिक हेयर्स और स्किन से घिरी रहती है। प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं? जो प्यूबिक रीजन में जो हेयर्स पाए जाते हैं उनको ही प्यूबिक हेयर्स बोला जाता है। तो ये पहला पार्ट हो गया कौन सा? मोस्ट प्यूबिस। दूसरा अपन बात करेंगे लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा इसको बोला जाता है बृहद प्रकोष्ठ। ठीक है, ये लेविया का मतलब होता है लिप्स। लेविया का मतलब क्या होता है? लिप्स। अब मेजोरा देखो नाम में क्या आ रहा है? मेजोरा। तो मेजर होगा कि मतलब छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। और बड़ी चीज तो बाहर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होता है, अब बताओ ये जो इस डायग्राम में देख करके बताइए, मोस्ट प्यूबिस से जो स्ट्रक्चर नीचे आ रही है, मोस्ट प्यूबिस से जो स्ट्रक्चर नीचे आ रही है वो लेविया मेजोरा है कि माइनोरा है? मेजोरा वाली है। देखो यह है मोस्ट प्यूबिस से नीचे एक्सटेंड करती है। अच्छा, लेविया जो मेजोरा होते हैं वो एक होते हैं कि दो होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, तो पेयर बोलेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फ्लैशी का मतलब मांसल। ठीक है, फोल्ड का मतलब वलन होते हैं किसके? ऊतकों के। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। तीसरी जो स्ट्रक्चर है लेविया माइनोरा। लघु या बृहद? ये किसके नीचे पाया जाता है? वेरी गुड। लेविया मेजोरा के अंदर बोल दूं या फिर नीचे बोल दूं? ऐसे मान के चलो, ये क्या है? लेविया मेजोरा है। ये क्या है? लेविया माइनोरा है। तो ये ऐसे है, तो इसके नीचे बोलूं चाहे इसके अंदर बोलूं, बात एक ही है। अब देखो इसके काम के बाद, किसके काम के बाद ये क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। इसमें से पता क्वेश्चन क्या आ जाते हैं? इन तीनों का एक साइड में लिख दिया कॉलम ए में, और इनका पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है कि क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है या फिर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। तीनों को मैच करना होता है। तो याद रख लेना, इसमें क्या आएगा? पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू। इसमें क्या आएगा? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। और इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। तीनों अलग अलग है। मैच कर पाओगे? कर लेना। ये क्या होता है? पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू। और ये किसको घेरे हुए रहता है? वेस्टिब्यूल को। यह है वेस्टिब्यूल को घेरे रहता है। फिर मैंने आपको दो बातें बताई थी कि लेविया माइनोरा ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा और नीचे की तरफ भी जुड़ जाएगा। ऊपर की तरफ जो जुड़ जाता है अपर जंक्शन, ऊपर का संधि स्थल, क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस। और लोअर जंक्शन फोर्चिट। लेविया माइनोरा हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आ जाती है भाई? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में देखो तीन चीजों की ओपनिंग होती है दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन ओपनिंग। अच्छा, ये वेस्टिब्यूल मिलेगा कहां पे? मतलब वेस्टिब्यूल को कौन घेरे रहता है? लेविया माइनोरा की लेविया मेजोरा माइनोरा। तीन ओपनिंग कौन कौन सी है? एक तो क्या आ जाएगी? यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी है वेजाइनल ओपनिंग, और तीसरी, तीसरी बोलो, बार्थोलिन ग्लैंड की है ना? अरे भूल गए क्या?
ये देखो, ये वाला पूरा वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल में कौन सी ओपनिंग है? ये यूरेथ्रल ओपनिंग भी है, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग भी है और वेजाइनल ओपनिंग भी है। तीनों ओपनिंग है या नहीं है भाई? अरे है या नहीं है भाई? ठीक है। अब इस डायग्राम में से कौन सी स्ट्रक्चर रह गई ये बताओ, जो यहाँ पे लिखा है अपन ने उधर बताया नहीं है। एक तो हाइमन रह गया, क्लाइटोरिस के बारे में कहाँ बताया? बताऊंगा ना। इसको वहीं बता देता हूँ, उसमें लिखवाया है ना। देखो ये क्लाइटोरिस जो होता है भाई, एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध होता है। यह है कौन? यह है नर के पेनिस के समजात होता है। समजात का मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति समान है और कार्य, हाँ, तो इस वाला केस में कौन सा एप्लीकेबल होगा? कार्य समान बताएं कि नहीं? नहीं, कार्य भी समान ही होता है, कार्य भी समान होता है। पेनिस में मैंने नाम लिखवाया था, एरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, उत्थानशील ऊतक पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अंगुलीनुमा प्रवर्ध होता है, नर के पेनिस के समजात होता है। और अगर मैं पूछूं कहाँ पे मिलता है, तो लेबिया माइनोरा के ऊपर के नीचे, अरे ऊपरी संधि स्तंभ के नीचे, नर में की मादा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मादा में तो क्लाइटोरिस मिलता है और इसी के समजात नर में क्या मिलता है? पेनिस। अगर मैं पूछूं कि नर में तो पेनिस मिलता है, इसी के समजात मादा में क्या मिलता है? अगर मैं पूछूं कि नर में पेनिस में उत्थानशील ऊतक पाए जाते हैं, रेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, तो ऐसे ही मादा में किस में मिलेंगे? क्लाइटोरिस में। अगर मैं पूछूं कि मादा में जो क्लाइटोरिस है वो लेबिया मेजोरा का पार्ट होता है कि लेबिया माइनोरा का पार्ट होता है? माइनोरा का। माइनोरा का अपर पार्ट की लोअर पार्ट? अरे अपर की लोअर, एंटीरियर की पोस्टीरियर, एंटीरियर, अग्र की पश्च। ऐसे कर पाओगे? ऊपर वाला, आगे वाला, अग्र वाला, समझ में आती है? अपर जंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एंटीरियर। हिंदी में इसको ही अग्रभाग। ओके, ये जो वाली बात लिखी है इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, किसके लिए है? क्लाइटोरिस के लिए। घबरा तो नहीं जाओगे? यस, नहीं, इरेक्टाइल होने की वजह से विरिसेचन होता है, उसका ऊतक का काम नहीं होता है। ऊतक का काम क्या होता है? उत्थान करवाना, इरेक्शन करवाना, स्टिमुलेशन के लिए होता है ना। नोट्स में लिखा हुआ है, इधर नाम नहीं है, इधर लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक है नहीं पता है, पता कर लो, बता दिया है। आगे हम बात करते हैं, चेक कर ले, आराम से मिल जाएगा, नाम नहीं मिलेगा। अगला नाम कौन है भाई? हाइमन। हाइमन, आवाज आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है। तो ये जो हाइमन होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग को? ये योनि द्वार को कवर करता है कि मूत्र द्वार को? योनि द्वार। वेरी गुड। यह है कौन? यह है योनि द्वार, इंग्लिश में वेजाइनल ओपनिंग। को कंप्लीटली कवर करेगा कि पार्शियली? आंशिक रूप से कि पूर्ण रूप से? योनि द्वार को आंशिक रूप से ढके रहता है। अच्छा, एक और बात, ये जो हाइमन होता है वो कैसा होता है? थिन की थिक, थिन। मेम्ब्रेनस मतलब झिल्ली में होता है कि रेशेदार होता है? झिल्ली में होता है, मेम्ब्रेनस। और संवहनीय होता है कि असंवहनीय? संवहनीय होता है, मतलब कि वेस्कुलर होता है। क्या होता है? वेस्कुलर होता है।
पतला झिल्ली में संवहनीय, पतला झिल्ली में संवहनीय, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को बोले तो योनि द्वार को आंशिक रूप से कवर करता है। अच्छा, एक काम बताओ कि इसका हाइमन का माला में वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का क्या उद्देश्य है, क्या सिग्निफिकेंट है? एनी आइडिया? कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको पता है आपकी बॉडी में जो चीजें होती हैं फालतू तो बनाई नहीं जाती। ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हें नहीं पता तो कोई है ही नहीं सिग्निफिकेंट, कोई ना कोई तो काम होगा ना। पर इतना प्रेसाइजली बनाया गया है कि इस ओपनिंग को देखो आंशिक रूप से कवर कर रहा है। अगर कोई काम धाम ही नहीं होता तो कवर ही क्यों कर रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब तेरे को याद आ गया, अभी तो मना कर रहा था। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हो ही जाएगा ना जब पूरा कवर कर ही नहीं रहा है तो, है आंशिक रूप से तो उसमें जगह तो रहती है, चले ही जाएगा। और अगर इसको हमने कंप्लीटली कवर कर दिया तो कोई दिक्कत? क्या दिक्कत हो जाएगी? मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, वो उसका जो ब्लड है वो कैसे बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसको कैसे कवर किया जाता है? आंशिक रूप से कवर किया। अब देखो कई बार क्या हो जाता है कि हाइमन के बारे में कुछ बातें कौन होता है, जो हाइमन होता है, किसकी वजह से ये रप्चर हो सकता है ना, किस किस की वजह से रप्चर हो सकता है? हाइमन, मैं बोल दूंगा, पहली बार संभोग करने, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर इसी को बोला जाता है कोइटस, कॉमा जॉल्ट। जॉल्ट का मतलब पता है? झटका, ठीक है। फॉल मतलब गिरने की वजह से। बातें नहीं करनी है और खेल जैसे बातें नहीं करनी है। जिसको भी दिक्कत हो रही है क्लास से बाहर जाओ, सोफे लगा के बैठो आराम से, ठीक है। खेल जैसे घुड़सवारी, साइकिलिंग तथा यूनिटेम्पोन के प्रवेश आदि से भी नष्ट हो सकता है। लेकिन ये तो रीजन होते हैं कि इन रीजनों की वजह से नष्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नष्ट हो। कई बार, कितनी बार? कई बार यह फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी बना रहता है। इसलिए, किस लिए? इसलिए हाइमेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को मादा के वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का सूचक नहीं माना जाना
चलो, देखो होता क्या है कि हाइमन जो होता है वो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है, आंशिक रूप से कवर करता है, ताकि जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए पथ प्रदान हो सकता है। लेकिन ये जो हाइमन होता है वो कैसे कैसे रप्चर हो सकता है, वो पहली बार संभोग करने से, पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, पहली बार सेक्सुअल परफॉर्म करने से भी हो सकता है, किसी झटके की वजह से भी ये रप्चर हो सकता है, गिरने की वजह से भी रप्चर हो सकता है, और कुछ खेल जैसे कि घुड़सवारी, साइकिल इत्यादि से भी हो सकता है, और यूरी टेम्पोन के प्रवेश से भी हो सकता है। व्हाट इज यूरी टेम्पोन? हाँ, गलती बताओ, बताओ। आर्टिफिशियली, कोई तो ना गलती पता होगा। वेजाइनल टैम्पन क्या होता है, आजकल आपकी जो फीमेल होती हैं जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पैड का यूज करती है, सैनिटरी पैड जो आते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, कॉटन के पैड आते थे, ठीक है, जिनको वेजाइना में इंसर्ट करवाया जाता था। लेकिन होता क्या था कि अब जब किसी को भी अपन वेजाइना में एंट्री करवा रहे हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाता है। तो ब्लड जो होता है वो अंदर के अंदर ही रह जाता है। और आपको पता होगा कि जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता, उसमें थक्का नहीं जमता है। इसकी वजह से क्या है, और वो जो ब्लड होता है वो प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? इम्प्योर होता है। इम्प्योर ब्लड की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिंड्रोम हो सकते हैं जिनको मतलब क्या, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम हो सकता है टीएसएस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये पहले यूज करने से हो जाता था, इसलिए इसके आजकल जो यूज इसको बंद कर दिया गया है। और आजकल की जो पैड आते हैं उनमें आप देखोगे कि उनमें क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके लिए क्या मिल पाए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड हो पाए। पहले इन टैंकर में बिल्कुल कवर रहते थे, बिल्कुल कंप्लीटली पैक रहते थे कॉटन की तरह, तो कोई भी एरिएशन नहीं था। तो इसकी वजह से भी ये क्या, रप्चर हो जाता था पहले। कई बार क्या, ये फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद में भी बना हुआ रह जाता है, इसलिए हाइमन का होना या फिर नहीं होना किसी भी मादा के, किसी भी फीमेल के वर्जिनिटी या फिर यौन अनुभवों का सूचक नहीं माना जाना चाहिए। आप एक सोसाइटी का पार्ट हो तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तुम क्या जागरूक करोगे, तुम तो खुद ही हंसते हो ऐसी बातों पे। नहीं हंसोगे ना, जागरूक करोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइमन के बारे में। तो अपन ने पढ़ लिया है मादा जनन तंत्र के बारे में। प्राथमिक जननांग अंडा से होता है। द्वितीयक जननांग में क्या क्या आ जाते हैं, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, और एक ग्रंथि के नाम का भी रह दिया ना, बार्थुलिन ग्रंथि। बार्थुलिन ग्रंथि का काम क्या होता है, ये मैं कहाँ पे लिखवा दूं, उसी डायग्राम में लिख देता हूँ। इसका ये वही तो है, किसके समझात होती है बताओ? नर के बल्बो यूरेथ्रल के समझात। बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है? हाँ, तो ये क्या करेगा, वेजाइना की अम्लीयता को नष्ट करेगा। करो नोट, यहां से करना है, ये यूट्रस वाला तो हो गया था। हाँ वो कर लो। हाँ करना है, करना है। करो करो। बातें नहीं करनी है, चुपचाप से नोट करेंगे। हाँ, बातें नहीं करनी है। ये वाला पॉइंट आज लिखवाया है मैंने, जे और जे। हम्म। हाँ,
इनके बाह्य जननांग को मिलाकर के क्या बोला जाता है? वल्वा। हो गया? फर्स्ट क्वार्टर्स हो गया भाई सबका? बातें कम करो, नोट जल्दी करो। मादा के वर्जिनिटी, कौमार्य भंग।
आगे बढ़ते हैं। आपने बोला कि अंडोत्सव के बाद ही रिसीव करते हैं तो और इसमें अंडोत्सव के दौरान या के दौरान अंडाशय के वो अंडोत्सर्ग के दौरान तो वो रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद में तो उसको वो करेगा वो रिसीव। जब तक वो वहां से अंडाशय से बाहर ही नहीं आएगा कैसे ले लेगी जाला। दौरान मतलब क्या, रिलीज कब होता है, अंडाशय के वो अंडोत्सर्ग के दौरान, और वो रिसीव कब करेगा उसको, उसके बाद में। आगे टॉपिक है कौन सा, स्तन ग्रंथियां। देखो ये जो पूरा मादा जनन तंत्र होता है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक जो जनन अंग है, इन सभी के साथ में ही जो स्तन ग्रंथियां हैं वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से सम्मिलित होकर के किन किन चीजों में हेल्प करती है, जैसे कि अंडोत्सर्ग, निषेचन, प्रसव प्रक्रिया और बच्चे की केयर में हेल्प करती है। मादा जनन तंत्र के साथ स्तन ग्रंथियां संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से मिलकर अंडोत्सर्ग, निषेचन, स्राव, बच्चे की देखभाल, सहायक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका, मैमल्स का, स्तनयु का। लेकिन मैमल्स में भी क्या, मेल या फिर फीमेल, फीमेल का। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती मेल में भी है, लेकिन कैसी होती है, वो नॉन फंक्शनल होती है। अपन ने क्या लिखा है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है अभिलाक्षणिक लक्षण ऑफ फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स का मतलब मादा स्तनयु। और ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, क्या वो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं या फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, लक्षण होता है। स्तन ग्रंथियां सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ना कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
ये ऑर्गन नहीं होता है, क्या होता है, कैरेक्टर होता है। आगे बात करते हैं। ये जो है क्रॉस सेक्शन है मेमोरी ग्लैंड का। ये जो होती है इनको बोला जाता है रिब्स, पसलियां। और पसलियों के बीच बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको बोला जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोला जाता है, अंतरपरसुक पेशियां। ये क्या होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल। क्योंकि जो पसलियां होती हैं, जो रिब्स होती हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉस्टा, तो बीच के लिए यूज क्या किया जाता है, इंटर। और एक के अंदर ही होता है तो उसको इंट्रा। तो अपन ने यहाँ पे यूज क्या किया है, इंटरकॉस्टल मसल। ऐसी ऐसी पेशियां जो कहाँ पे पाई जाती हैं, पसलियों के बीच में पाई जाती है, अंतरपरसुक पेशियां, इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पे जो होती है इनको बोला जाता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। ये चेस्ट की मसल्स होती है। अब देखो, ये जो ब्रेस्ट होता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसके अंदर ग्लैंडुलर पार्ट पाया जाता है, ग्रंथिल भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रंथिल भाग। ये मैंने बना दिया है ग्रंथिल भाग। और प्रत्येक स्तन ग्रंथि का जो ग्रंथिल भाग होता है वो 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइडेड रहता है। किसमें, स्तनीय पिंड में डिवाइडेड रहता है। और इन मेमोरी लोब के अंदर पाई जाती है बहुत सारी कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का नाम होता है एल्वियोलाई या फिर कूपिकाएं। क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएं। इन कूपिकाओं में दुग्ध का उत्पादन होता है और यहीं से दुग्ध का स्रावन भी होता है। उत्पादन भी कहाँ पे होगा, कूपिकाओं में, और स्रावन भी कहाँ पे होगा, इनके मतलब आगे कूपिकाओं में होता है। इनसे निकल निकल करके जो दुग्ध होता है, जो मिल्क होता है, वो आ जाता है किसमें, मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी उसमें ट्यूबुल्स में। तो इसको देखो, मैं एक मेमोरी लोब को यहाँ से एनलार्ज करके आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, एक मेमोरी लोब है। उस 15 से 20 में से अपन ने एक को अपन स्टडी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, एल्वियोलाई पाई जाती है। एल्वियोलाई के नंबर कोई फिक्स होता है क्या, नहीं, बहुत सारी पाई जाती है। क्लस्टर मतलब ग्रुप पाया जाता है। इनसे जो डक्ट निकलती हैं, इनसे जो ट्यूब्यूल निकलती है, उनको बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बोला जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक डक्ट में ओपन हो जाती है। तो ये बताओ, ये क्या है, एल्वियोलाई। क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से फिर क्या निकलेगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, स्तन नलिका। और मेमोरी ट्यूब्यूल किसमें ओपन हो जाती है, मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट आगे चल करके किसमें ओपन हो जाती है, एक फूले हुए पार्ट में, फूला फूला एम्पुला। यहाँ पे भी आ गया है एम्पुला। और एम्पुला ओपन हो जाता है किसमें, लेक्टिफेरस डक्ट में, दुग्ध वाहिनी में। और ये लेक्टिफेरस डक्ट आगे किसमें ओपन हो जाती है, निप्पल में। वापिस से देखो, पूरा जो ग्लैंथिल पार्ट होता है वो किसमें विभाजित रहता है, 15 से 20 मेमोरी लोब में। हर एक मेमोरी लोब में ग्रुप ऑफ क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई पाया जाता है। एल्वियोलाई से जो ट्यूबुल निकलती है उसको मेमोरी ट्यूबुल या फिर स्तन नलिका बोला जाता है। बहुत सारी स्तन नलिकाएं मिलकर के क्या बना लेती है, स्तन वाहिनी बना लेती हैं। स्तन वाहिनी किसमें ओपन हो जाती है, एम्फुला में। और एम्फुला किसमें ओपन हो जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट किसमें ओपन हो जाती है, निप्पल में। तो और ये निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है थोड़ा सा डार्किश होता है, फैटी टिश्यू के डिपोजिशन की वजह से। इसको बोल दिया जाता है एरियोला। ये होता है एरियोला। एरियोला क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, मतलब कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है। अब इसका अपन सीक्वेंस देखते हैं।
देखिए इधर, मेमोरी ग्लैंड ना, मेमोरी ग्लैंड में भी कौन सा वाला पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट, मतलब कि ग्रंथिल भाग। अब नाम ही ग्रंथि, तो भाग को मिलेगा ही ग्रंथिल भाग। ग्रंथिल भाग को अपन ने डिवाइड कर दिया कितना, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, और प्रत्येक लोब में, किसमें, प्रत्येक लोब में या फिर पिंड में क्या पाई जाती है, क्लस्टर मतलब कि ग्रुप, ग्रुप मतलब कि समूह, ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई से फिर वो जो मिल्क है वो किधर जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, स्तन नलिका में, मेमोरी ट्यूब्यूल से फिर मेमोरी डक्ट में, स्तन वाहिनी, मेमोरी डक्ट से एम्पुला, पूला पूला एम्पुला। कौन सा एम्पुला है, किसका है, मेमोरी ग्लैंड का है ना, तो इसका नाम क्या रख देंगे, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से फिर लैक्टिफेरस डक्ट मतलब कि दुग्ध वाहिनी, और निप्पल, निप्पल से फिर आउटसाइड। कर लो।